चैप्टर 2 मेथड्स ऑफ इंक्वायरी इन साइकोलॉजी। आज इस वीडियो में अपनी पूरी 11th क्लास की इस टेक्स्ट बुक का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर मैं तुम्हें कराने जा रहा हूं। और नहीं, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 13 नंबर का आ रहा है तुम्हारे फाइनल एग्जाम में। मतलब ये भी एक रीजन है, पर ये छोटा रीजन है। बड़ा कारण क्या है इसको इंपॉर्टेंट कहने का? अगर रिसर्च ना होना तो आज साइकोलॉजी ना होती। साइकोलॉजी क्या कोई भी सब्जेक्ट ना बन पाता अगर रिसर्चेज ना होती। आज अगर सिगमंड फ्रॉइड ने अनकॉन्शियस माइंड को ना समझा होता, ना बताया होता, उस पर रिसर्चेज ना करी होती, आज भी हम मानते रहते कि अगर जिंदगी हमारी अच्छी चल रही है तो हमें तो खुश रहना चाहिए ना। नहीं होता ऐसा। बचपन के एक्सपीरियंसेस हमारे आज को गाइड करते हैं। हमें कैसे पता है ये? क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड ने बताया है, रिसर्चेस करी हैं। अगर रिसर्चेस ना हुई होती मेंटल हेल्थ के और बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स पर, तो आज भी लोग ये मानते कि अगर कोई इंसान उदास है, अगर कोई बच्चा पढ़ नहीं पा रहा है, अगर किसी बच्चे को पी और 9 में फर्क नहीं समझ आ रहा है, तो वो नौटंकी कर रहा है, वो जानबूझ के पढ़ना नहीं चाहता। उस बच्चे को आज भी लोग सुनाते, राइट। अगर कोई डिप्रेस्ड है, अगर कोई मेंटल इलनेस से जूझ रहा है, तो लोग उसको सिर्फ जज करते, उसकी मेंटल हेल्थ को समझ ना पाते, उसकी ट्रीटमेंट पर ना जा पाते, और सिर्फ यही बोलते कि ये भूत प्रेत आत्मा की वजह से है, या फिर ये लोग नौटंकी करते हैं, इनको अटेंशन चाहिए। तो रिसर्च को समझना बहुत जरूरी है, राइट। और ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत प्रैक्टिकल और बहुत ही अच्छा और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो इससे डरा मत करो। आई नो तुम्हारे मन में रहता है, अरे यार बाकी समझ आते, ये चैप्टर समझ ही नहीं आता। भाई आएगा, क्यों नहीं आएगा। इस वीडियो का टाइम मुझे दे दो, राइट। मुझे तुमसे सिर्फ एक चीज चाहिए, तुम्हारी अटेंशन, तुम्हारा ध्यान, और टिक के आराम से बैठ जाओ, लीड वीड लगा लो। इसको समझने की कोशिश करते हैं। बहुत आसानी से तुम्हें ये सब चीजें समझ आएंगी। लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक, जो कि है गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी। तो ये क्या है? गोल्स क्या बताते हैं? गोल्स का मतलब है हमारी इंक्वायरी, हमारी रिसर्च की क्या मकसद है। सबसे पहला गोल हमारा होता है ये बताना कि हम क्या पढ़ना चाह रहे हैं, राइट। रिसर्च मतलब हम एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हैं। रिसर्च का छोटा सा मतलब तो यही हो सकता है ना, कि हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करी है, अब हम उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो रिसर्च का बेसिक सार है, राइट। यहां हम उस प्रॉब्लम को डिटेल में समझ रहे हैं, या हम, अगर हमसे हो पाया तो उसके सॉल्यूशन तक भी पहुंचने की कोशिश कम से कम हम करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन क्या होता है? डिस्क्रिप्शन मतलब मैं किस प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं, मैं किस टॉपिक को पढ़ना चाह रहा हूं। सबसे पहले तो मेरा गोल है लोगों को वो बताना, लोगों को वो एक्सप्लेन करना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मैंने ये नोटिस किया, मैंने ये ऑब्जर्व किया, अरे ये 12th वाले बच्चे तो बहुत डर रहे हैं यार। आजकल ये बोर्ड एग्जाम वगैरह का डर तो बहुत मतलब बढ़ गया है। भाई साहब, एक बच्चा, मतलब, और ये सच में न्यूज है, राइट। ट्रिगर वार्निंग हियर, बट आई थिंक तुम्हें ये बात समझनी चाहिए, पता होनी चाहिए। एक न्यूज मैंने पढ़ी कि एक बच्चे ने सुसाइड कमिट किया। पता है क्यों? क्योंकि उसको साइंस सब्जेक्ट नहीं मिल पाया। 10th क्लास, 10th पास बच्चे ने सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया क्योंकि उसको साइंस स्ट्रीम नहीं मिल पाई। क्या ये सही बात है? नहीं ना। पढ़ाई हमारे लिए है, हम पढ़ाई के लिए थोड़ी है। क्या बोला मैंने? हमारे लिए एजुकेशन बनी है, हम इसके लिए थोड़ी बने हैं। तो ठीक है, अच्छी बात है, पढ़ना चाहिए, अच्छी बात है, नंबर अच्छे आने चाहिए। ना आए तो अपनी जिंदगी खत्म करने के बारे में सोचो। नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने ये नोटिस किया, मैंने ये समझा कि 12th ग्रेडर्स के मन में बहुत डर है। मतलब 12th ग्रेडर को हम बोलते हैं, स्टूडेंट्स के मन में बहुत डर है। किसको लेकर? बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। ये हो गया मेरा प्रॉब्लम, ये हो गया मेरा रिसर्च का टाइटल, टॉपिक। तो अब मैं क्या करूंगा? उसको डिस्क्राइब करूंगा। इन अ साइकोलॉजिकल स्टडी वी अटेम्प्ट टू डिस्क्राइब अ बिहेवियर और फिनोमिना एज एक्यूरेटली एज पॉसिबल, जो हम पढ़ना चाहते हैं। दिस हेल्प्स टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द पर्टिकुलर बिहेवियर फ्रॉम अदर्स बिहेवियर। मतलब ये मैं ये नहीं पढ़ रहा हूं कि स्टूडेंट्स पढ़ने से क्यों डरते हैं। मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि स्टूडेंट्स पढ़ना क्यों नहीं चाहते हैं। मैं ये नहीं समझ रहा हूं कि स्टूडेंट्स का मन क्यों नहीं लगता पढ़ाई में। इन सब चीजों के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं सिर्फ इस बिहेवियर को समझना चाहता हूं कि स्टूडेंट्स क्यों डरते हैं बोर्ड एग्जाम से। ये मेरा रिसर्च का टॉपिक है, और कैसे उनका डर हम कम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स बोर्ड एग्जाम से डरते हैं, बोर्ड को एक हवा बना दिया है, ये मेरा टॉपिक है। इसको मैं जितना भी ज्यादा एक्यूरेटली पॉसिबल हो सकता है, उतना एक्यूरेटली, उतना स्पष्ट शब्दों में एक्सप्लेन कर दूंगा, बयां कर दूंगा, लिख दूंगा, समझा दूंगा कि मैं इस बिहेवियर को पढ़ना चाहता हूं। ये हो गया मेरा पहला गोल, ये बताना कि तुम क्या पढ़ना चाहते हो। फिर उसके बाद हम करते हैं प्रिडिक्ट। अब यहां पर तुम्हें थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। एनसीईआरटी डिस्क्राइब करती है प्रिडिक्शन को एज आवर सेकंड गोल।
बट जब मैंने अपनी मास्टर्स की पढ़ाई कंप्लीट करी, साइकोलॉजी में हमने मास्टर्स करी है, तो जब मैंने वो अपना एजुकेशन है ना करा, तो बाकी और जो किताबें हैं, बाकी जो बुक्स हैं, उसमें हमें बताया गया है कि प्रिडिक्शन हमारा तीसरा गोल है, थर्ड गोल है, और एक्सप्लेनेशन हमारा सेकंड गोल है। तो इन रियलिटी मतलब ब्रॉड पर्सपेक्टिव अगर आप देखोगे, तो जब भी हम गोल्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी को 11th क्लास के बाद पढ़ेंगे, है ना, अभी तो तुम्हारे लिए यही सत्य है, यही सच्चाई है, क्योंकि इसी के बेस पे तुम्हारी टीचर तुम्हें नंबर देने वाली है। कोई बात नहीं, अभी मैं आपको यही समझाऊंगा, पर यह बताना भी मेरा फर्ज था कि इन रियलिटी जब आप आगे जाके पढ़ोगे ना, तो आपको दिखेगा कि डिस्क्रिप्शन के बाद दूसरा गोल हमारा एक्सप्लेनेशन बन जाता है और तीसरा गोल हमारा प्रेडिक्शन बनता है। बट अभी के लिए कोई बात नहीं, हम ऐसे ही समझना स्टार्ट करते हैं। मतलब समझ तो आपको आ ही जाएगा, बस फ्लो उसका बदल देना, एक्सप्लेनेशन पहले आ जाएगा, प्रेडिक्शन बाद में आ जाएगा आफ्टर यू पास योर 11th ग्रेड। अब एनसीईआरटी के हिसाब से जो हमारा सेकंड गोल है, हम उसको समझते हैं, दैट इज प्रेडिक्शन। प्रेडिक्शन का मतलब होता है ये बताने की, समझाने की कोशिश करना कि अगर ये बिहेवियर जो हमने पहले ऊपर डिस्क्राइब किया कि क्या हो रहा है, डिस्क्रिप्शन मतलब क्या हो रहा है, प्रेडिक्शन मतलब जो हो रहा है अगर वो होता रहा तो आगे क्या हो सकता है, राइट। हम प्रिडिक्ट करते हैं मतलब फोरकास्ट करने की कोशिश करते हैं। मैं आपके लिए हाईलाइट करता चल रहा हूं मेन वर्ड, ताकि तुम्हें यह भी समझ आए कि पेपर में लिखना क्या क्या है, कैसे क्या क्या शब्दों को इंक्लूड करना है। तो फोरकास्ट करते हैं कि आगे क्या हो सकता है विद इन दी सर्टेन मार्जिन ऑफ एरर, क्योंकि एरर तो हो ही सकता है, अगर हम कोई चीज प्रिडिक्ट कर रहे हैं एरर के चांसेस हैं, पर मिनिमम एरर के चांसेस के साथ हम ये प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं। कैसे करते हैं ये सब आप अच्छे से आगे अभी समझोगे, पर फिलहाल के लिए प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि आगे क्या हो सकता है, राइट, कि अंडर सर्टेन कंडीशन अगर स्थितियां ऐसी ही रही और यही बिहेवियर चलता रहा तो क्या क्या हो सकता है, ये हम प्रिडिक्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्शन। फॉर एग्जाम्पल, बच्चे बोर्ड से डरते हैं, ये मैंने एक्यूरेटली डिस्क्राइब कर दिया। फिर मैंने प्रिडिक्ट किया कि अगर बच्चे बोर्ड से डरते रहे तो बल्कि उनके नंबर कम हो जाएंगे। अगर आप डरोगे, अगर आप नर्वस हो जाओगे तो बल्कि आप अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाओगे। ये मैंने प्रिडिक्ट कर दिया, ठीक है। अब आगे बढ़ो, अब हम आ रहे हैं एक्सप्लेनेशन पे। अब आपको समझ आएगा कि एक्सप्लेनेशन असल में सेकंड क्यों होता है। यहां थर्ड है, कोई बात नहीं, हम लिख थर्ड में देना, पर असल में सेकंड होता है। क्यों? क्योंकि डिस्क्राइब करने के बाद हम एक्सप्लेन करते हैं क्यों हो रहा है। आसान शब्दों में समझो, डिस्क्रिप्शन इज क्या हो रहा है, उसको एक्सप्लेन कर दो, उसको लिख दो, उसको समझा दो। प्रिडिक्शन इज अगर ये होता रहा तो आगे क्या होगा, आगे क्या हो सकता है। वेयर एज एक्सप्लेनेशन इज जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या होगा, क्यों हो रहा है जो भी हो रहा है, ये एक्सप्लेनेशन होता है। सो थर्ड गोल ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी इज टू नो द कॉजल फैक्टर्स, कॉजल फैक्टर, कॉजल डिटर्मिनेंट्स, ये जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, राइट। हम कॉज एंड इफेक्ट की यहां पर बात करते हैं, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल की यहां पर बात करते हैं कि जो बिहेवियर हुआ, बच्चे डर रहे हैं, बच्चे क्यों डर रहे हैं, मैंने अब एक्सप्लेनेशन दी कि बच्चे डर रहे हैं क्योंकि उनके मम्मी पापा ही उनको डरा रहे हैं, क्योंकि पेरेंटल प्रेशर, तो पेरेंटल प्रेशर बच्चों को महसूस हो रहा है, उस पेरेंटल प्रेशर की वजह से बच्चे डर रहे हैं। एक रीजन, बहुत से हो सकते हैं। बच्चों को ड्यू टू द फियर ऑफ जजमेंट, बच्चे इस बात से डर रहे हैं, यार अगर पेपर में अच्छे नंबर नहीं आए तो क्या होगा, मम्मी पापा ने इतने पैसे लगा दिए हैं तो अब लोग मुझे जज करेंगे, मैं अच्छा नहीं हूं, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूं, है ना, अगर मैं पढ़ाता नहीं हूं। उस जजमेंट के फियर की वजह से, इवेल्युएशन एप्रीहेंशन की वजह से मुझे लोग इवेल्युएट करेंगे ना, तो मुझे उस बात की चिंता हो रही है, जजमेंट की चिंता हो रही है, मुझे पेरेंटल प्रेशर है, इसलिए बच्चा डर रहा है। मीडिया में जिस तरीके की इमेज बनाई जा रही है, हो भाई साहब बोर्ड एग्जाम हवा हो गया, नहीं है इतना कोई हुआ, आराम से निकल जाता है, बल्कि आसान आता है बोर्ड का पेपर। तो बेसिकली बट बच्चे ये बात नहीं समझ रहे हैं ना, तो हम क्या कर रहे हैं, बच्चे पेरेंटल प्रेशर की वजह से, जजमेंट की वजह से, इवैल्यूएशन एप्रीहेंशन की वजह से डर रहे हैं। ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन, क्यों हो रहा है हमने बता दिया। अब जो फोर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा गोल है वो क्या है, कंट्रोल। नाउ व्हाट इज कंट्रोल? कंट्रोल मतलब सबसे अहम चीज यार, कि मैं क्या कर सकता हूं, हम इसको बदल कैसे सकते हैं, राइट। यहां सॉल्यूशन की बात करते हैं हम। मैंने डिस्क्रिप्शन में डिस्क्राइब किया क्या हो रहा है, प्रिडिक्शन में बताया ये होता रहा तो आगे क्या होगा, एक्सप्लेनेशन में बताया जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, वाई पे बात करी है ना, क्यों हो रहा है। अब मैं कंट्रोल में बात करूंगा कि हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं। तो ठीक करने का मतलब, कंट्रोल करने का मतलब तीन चीजें होता है। कंट्रोल रेफर्स टू थ्री थिंग्स, मेकिंग अ पर्टिकुलर बिहेवियर हैपन, एक नए अच्छे बिहेवियर को एक इंसान में पैदा करवाना,
बुरे बिहेवियर को कम करवाना और जो ऑलरेडी थोड़ा बहुत अच्छा है उसको और एनहेंस करने की कोशिश करना। इस एग्जांपल में अगर हम इसको समझें तो क्या हो सकता है कंट्रोल? मैं उन बच्चों को पहले तो हम रिड्यूस करवाएंगे। हमने क्या वजह बताई? पेरेंटल प्रेशर। तो हम बच्चों के पेरेंटल प्रेशर को कम करने की कोशिश करेंगे, उनके मम्मी पापा से बात करेंगे कि आओ बैठो बैठो सर मैडम, देखो ये सही नहीं है ना, कि बच्चों को इतना डराना, इतना पेरेंटल प्रेशर देना अच्छी बात नहीं है। सोसाइटी में बड़े लेवल पर बातें होनी चाहिए इस बारे में, तो अपने आप ही पेरेंटल प्रेशर ज्यादातर जो पेरेंट्स हमारे सोसाइटी के वो कम कर देंगे बच्चों को, है ना, मतलब ऐसा देना, मतलब काश ऐसा हो जाए। तो ये हो जाएगा रिड्यूसिंग, कि हमने बुरा बिहेवियर कम करने की कोशिश करी। अच्छे बिहेवियर जो है कि आप बच्चों को मोटिवेट करते हो अपने, तो आप और उसको मोटिवेट करो, है ना, बल्कि डराओ मत, बच्चों को मोटिवेट करो। और नया बिहेवियर पैदा करवाना, ये हम नया बिहेवियर क्या पैदा करवा सकते हैं कि फॉर एग्जांपल मम्मी पापा के मन में, आप उस बच्चे के मन में, हम बच्चे को बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स को बोल सकते हैं जो डरते हैं, आप मत डरो। आप अगर आपको मन में डर है, अगर आप प्रेशर महसूस करते हो, अगर आपको एग्जामिनेशन एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो आप क्या कर सकते हो? स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक्स हम उनको सिखा सकते हैं। यहां पर साइकोलॉजिस्ट अपने इंटरवेंशन इंट्रोड्यूस करता है। इंटरवेंशन मतलब कि कुछ भी जो हमने इंटरफेयर किया उनकी लाइफ में, जो अच्छे वे में, राइट, हमने जो उनको सिखाने की कोशिश करी, उसको इंटरवेंशन कहा जाता है। तो जो भी हम उनकी मदद कर रहे हैं अपनी तरफ से, वो हम यहां करने की कोशिश करते हैं। हम उनको बताते हैं कि आप ये बिहेवियर अपने अंदर पैदा करवा सकते हो सिचुएशन से बाहर आने के लिए, इस बिहेवियर को कम करवा सकते हो और इसको और एनहेंस कर सकते हो। ये हो गया हमारा कंट्रोल, कि मैंने उनको स्ट्रेस मैनेजमेंट की टेक्निक सिखा दी, मैंने उनको ये समझाया कि भाई पेरेंटल प्रेशर को कम करने की कोशिश करो, बड़े लेवल पर हमने बातें करी, और जो बच्चों को मोटिवेट करते हैं उनको और ज्यादा एनहेंसमेंट मतलब हमने देने की कोशिश करी। तो कंट्रोल का मतलब ये तीन चीजें होता है, किसी अच्छे बिहेवियर को पैदा करवाना, बुरे को कम करना, और जो ऑलरेडी अच्छा है उसको और एनहेंस करने की कोशिश करना। आई होप यहां तक चीजें आपको क्लियर है। लास्ट पर चलते हैं, दैट इज एप्लीकेशन। एप्लीकेशन का मतलब क्या है? सिंपली जो भी कुछ मैंने अपने रिसर्च पेपर में तुम्हें बताया, अब ये रिसर्चर के हाथ में नहीं है, ये एप्लीकेशन किसके हाथ में है? पार्टिसिपेंट के हाथ में है, मतलब जिनके ऊपर रिसर्च हुई है पॉपुलेशन, उनके हाथ में है। एप्लीकेशन का मतलब है कि भाई जो मैंने बताया उसको अप्लाई करो ना। अब अगर तो मम्मी पापा इस वीडियो को सुन के भी, इस बात को समझ के भी, हमारे रिसर्च पेपर्स को पढ़ने के बाद भी नहीं मानते हैं, नहीं समझते हैं, तो फिर उनकी गलती यार। यहां पर हम क्या कर सकते हैं? बट एप्लीकेशन का मतलब यहां पर इतना सा है कि हम अप्लाई भी करें एज अ कंज्यूमर, एज अ ह्यूमन, गुड ह्यूमन। हम इन बातों को समझें जो साइकोलॉजिस्ट रिसर्च पेपर में छाप रहे हैं, वो हमारे लिए ही छाप रहे हैं। जैसे एक रिसर्च हुई, एक रिसर्च ने बताया कि जितना ज्यादा तुम गोर सिनेमा देखोगे उतनी तुम्हारी हैप्पीनेस कम हो जाएगी। गोर मतलब वायलेंट, खून खराबा, जितना तुम ये देखोगे उतनी हैप्पीनेस कम हो जाएगी। इस रिसर्च पेपर को समझ के तुम्हें अप्लाई तो खुद करना है ना, कि ना देखो, अच्छी चीजें देखो, अच्छी चीजें समझो, तो तभी तुम्हारी जिंदगी में हैप्पीनेस ज्यादा बढ़ेगी, वरना ये तो बढ़ेगा तो ये कम होता जाएगा हैप्पीनेस। तो बेसिकली एप्लीकेशन का सिंपल मतलब है, द फाइनल गोल ऑफ द साइंटिफिक इंक्वायरी इज टू ब्रिंग अबाउट पॉजिटिव चेंजेस इन द लाइव्स ऑफ पीपल। और ये लाइव्स ऑफ पीपल आप जबरदस्ती जाके मतलब किसी को सिखा नहीं सकते, ओए ले मेडिटेशन कर, ओए जा एक्सरसाइज कर, पकड़ के नहीं लेना सकते जिम में। उनको बता सकते हो कि हेल्दी माइंड रिजल्ट्स इन हेल्दी बॉडी, एक्सरसाइज किया करो, जाया करो, वो खुद करेंगे। दैट इज फाइनली एप्लीकेशन, की अच्छे से उसको हम अप्लाई भी करवा पाए अपनी रियल जिंदगी में। ये था हमारा पहला टॉपिक, और जिसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। नाउ आई होप आपको गोल्स अच्छे से समझ आ गए, राइट? क्या हो रहा है, आगे क्या होगा, क्यों हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं। आप जो हमने आपको बताया उसको अप्लाई करो। दीज आर द गोल्स, इतना ही है गोल्स के लिए। आगे बढ़ते हैं, स्टेप्स इन कंडक्टिंग साइंटिफिक रिसर्च। अब कैसे होती है रिसर्च, राइट? क्या क्या उसके स्टेप्स हैं? स्टेप्स पर जाने से पहले दो बातें आपको जाननी जरूरी हैं। जो भी साइकोलॉजिकल रिसर्च होती हैं, वो साइकोलॉजिकल रिसर्चेस ऑब्जेक्टिव होती हैं, वो रिसर्चेस हमारी सिस्टमैटिक होती हैं। तो सिस्टमैटिक का क्या मतलब है? ये तो सिंपल है, स्टेप वाइज कुछ स्टेप्स है इसके, पहले ये, पहले ये, पहले ये, राइट, इस तरीके से मतलब हम रिसर्च करते हैं, सिस्टमैटिक वे में करते हैं। ये तो इजी हो गया। ऑब्जेक्टिव का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हमारी रिसर्चेस ऐसा नहीं है हवा में बातें हैं, हमारी रिसर्चेस साइंटिफिक है। मतलब हम अपने बायसेस नहीं लाने देते उसमें, कि मैंने एक रिसर्च करनी है तो मैं अपने पर्सपेक्टिव के हिसाब से कोई भी आंसर दे दूं, ऐसा नहीं होता है रिसर्चेस में। वो ऑब्जेक्टिव है। अगर सेम पॉपुलेशन पर, मतलब मान लो कि मैं एक रिसर्च पेपर आज अपना कर रहा हूं, और मैं इन्हीं 10 लोगों पर वो कर रहा हूं रिसर्च पेपर, और मेरे साथ कोई दूसरा बंदा भी उस रिसर्च को कर रहा है, और वो भी उन्हीं सेम 10 लोगों पर उसी सेम टाइम पीरियड पे रिसर्च को कर रहा है, तो उसका भी सॉल्यूशन वही आएगा, उसका भी रिजल्ट वही आएगा जो मेरा आएगा, राइट?
तो लिख देखो क्या लिखा है यहां पर, ऑब्जेक्टिविटी रेफर्स टू द फैक्ट दैट इफ टू और मोर पर्सन इंडिपेंडेंटली स्टडी अ पर्टिकुलर इवेंट, बोथ ऑफ देम टू अ ग्रेट एक्सटेंट शुड अराइव एट द सेम कंक्लूजन या सिमिलर कंक्लूजन। एग्जैक्ट तो नहीं है, 100% तो नहीं बोल सकते हैं, बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट लगभग सिमिलर ही आपका वो रिजल्ट आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मैं आपका आईक्यू चेक करता हूं, मेरे साथ मेरा एक दोस्त जो कि साइकोलॉजिस्ट है वो भी आपका आईक्यू चेक करता है, तो आईक्यू सेम ही आएगा ना यार, लगभग ऊपर नीचे एक आधा नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, पर सेम ही निकल के सिमिलर निकल के आएगा ना। तो दो रिसर्चर अगर सेम बंदे पर, सेम पॉपुलेशन पर, सेम सैंपल पर उसको कर रहे हैं, रिसर्च को कर रहे हैं, तो सोल्यूशन सेम ही सिमिलर ही निकल के आएगा। अब समझते हैं क्या स्टेप होते हैं। तो यहां पर 4 स्टेप्स हैं जो आपको दिख रहे हैं। कॉन्सेप्चुअलाइजिंग अ प्रॉब्लम पहला स्टेप, कलेक्टिंग डेटा दूसरा स्टेप, ड्रॉइंग कंक्लूजन तीसरा स्टेप, रिवाइजिंग द रिसर्च कंक्लूजन चौथा स्टेप। क्या मतलब है देखो, पहला स्टेप तो बहुत सरल है, बहुत इजी है भाई। दिक्कत क्या है, क्या प्रॉब्लम को समझना है, टॉपिक क्या रखोगे अपनी रिसर्च का, बस यही हमारा पहला स्टेप है। डिसाइडिंग व्हाट टू स्टडी, क्या टॉपिक रखना है रिसर्च का, है ना। और अब ये जो टॉपिक है वो आप किस पे ले सकते हो, पढ़ा ना आपने डेफिनेशन में चैप्टर 1 में, मैंने आपको पढ़ाया था इस वीडियो में कि साइकोलॉजी मेंटल प्रोसेस को पढ़ती है, साइकोलॉजी एक्सपीरियंसेस को पढ़ती है, साइकोलॉजी बिहेवियर को पढ़ने का काम करती है। तो आप मेंटल प्रोसेस के अंदर का कोई भी टॉपिक, बिहेवियर कोई भी एक इंसान का, और ये वेरिएबल आपस में कैसे रिलेटेड है, एक इंसान दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, अगर बिहेवियर ही पढ़ रहे हैं तो एक का बिहेवियर दूसरे को कैसे इन्फ्लुएंस करेगा, हमारी थिंकिंग कैसे चलती है, हमारी थिंकिंग का असर हमारे एक्सपीरियंस पे क्या होता है, तुम ये सब कुछ पढ़ सकते हो। जैसे हमारे नोट्स में से आप इसको रीड करना, आपको समझ आएगा लिखना कैसे है। जैसे कि देखो कुछ एग्जांपल दिए आपको कि कैसे, मतलब आप अपने बिहेवियर को एज अ प्रॉब्लम ले सकते हैं, है ना। ये एग्जांपल है कि किन किन चीजों को एज अ प्रॉब्लम ले सकते हैं। अपने बिहेवियर समझना, दूसरों के बिहेवियर को समझना, एक ग्रुप कैसे आपको इन्फ्लुएंस करता है या आप अपने ग्रुप को कैसे इन्फ्लुएंस करते हो, एक ग्रुप दूसरे ग्रुप को कैसे इन्फ्लुएंस करता है, इन सब चीजों का ऐसा टॉपिक आप ले सकते हो। अब इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, हालांकि आपकी बुक में 4 स्टेप्स दिए हैं, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इन 4 स्टेप्स को 4 ना समझ के 5 समझो, वरना आप भूल जाओगे हाइपोथेसिस वाला पॉइंट लिखना। तो मैं क्या बोल रहा हूं, आप ये समझो कि इट्स लाइक 1.1, 1.2, फिर 2, 3, 4, ऐसे 4 स्टेप हैं। 1 के अंदर एक और जरूरी अहम पॉइंट है 1.2, दैट विल बी फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस। तो फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस का क्या मतलब होता है कि आप आफ्टर डिसाइडिंग व्हाट टू स्टडी, आप उसका एक अजम्पशनरी आंसर अपने मन में पहले ही फ्रेम कर लेते हो। जैसे मैंने बोला आजकल बच्चे अग्रेसिव हो रहे हैं, मैं उसका अजम्पशन पहले ही मन में लेके चलूंगा, क्यों हो रहे हैं, मेरा टेंटेटिव आंसर मतलब मेरा हाइपोथेसिस ये है कि क्योंकि बच्चे अग्रेसिव सिनेमा देखते हैं इसीलिए वो अग्रेसिव हो रहे हैं, क्योंकि बच्चे अग्रेसिव कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, वायलेंट गाने सुन रहे हैं, इसीलिए बच्चे अग्रेसिव हो रहे हैं। ये मेरा हाइपोथेसिस है। फर्दर अपनी रिसर्च में इसी को सही या गलत साबित करने की हमने कोशिश करनी है, ठीक है। तो ये पॉइंट ध्यान से याद रखना, हाइपोथेसिस बनाते हैं हम, उसको सही या गलत साबित करते हैं पूरी अपनी रिसर्च में, ये बहुत अहम पॉइंट है। उसके बाद दूसरा स्टेप आता है कलेक्टिंग डेटा। कलेक्टिंग डेटा का क्या मतलब होगा, ऑब्वियसली अब डेटा कलेक्ट करूंगा मैं अब अपना कोई क्वेश्चनर बनाऊंगा भाई कि हाँ भाई आप क्या मतलब बच्चों से हम पूछेंगे, है ना, क्या आप कैसे गाने सुनते हैं, आपने ये गाना सुना, ये गाना सुना, ये गाना सुना, फिर मैं उनसे उनका अग्रेसिव वाला कोई स्केल, हमारी साइकोलॉजी में बहुत से टेस्ट, मतलब हमारे पास ना टेस्ट होते हैं चीजों के, तो अग्रेशन का कोई स्केल लगा दूंगा मैं, कोई अग्रेशन का स्केल, स्केल मतलब टेस्ट, अग्रेशन का टेस्ट कर लूंगा उन बच्चों पे। लेट से मैंने 100 बच्चों को क्या किया, 100 बच्चों से पहले मैंने एक क्वेश्चनर भरवाया कि वो कैसे गाने सुनते हैं, मुझे वो समझ आ गया। फिर मैंने उन्हीं 100 बच्चों पर अग्रेशन का स्केल कर लिया, मुझे समझ आ गया किस पे कितना अग्रेशन है। अब मैं रिलेशन स्टडी करूंगा, है ना, वो आगे होगा। तो अभी हम सिर्फ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि कितने बच्चे कैसे गाने सुनते हैं और उनका कितना अग्रेशन लेवल है, ये हो गया भाई डेटा कलेक्ट करना। अब ये तो हमने बोल दिया डेटा कलेक्ट करना है, पर डेटा कलेक्ट करने के लिए 4 चीजों का ध्यान देना पड़ता है। किन लोगों से डेटा कलेक्ट करना है, किन मेथड्स के थ्रू कलेक्ट करना है, जो भी हम आगे पढ़ेंगे ना, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, उनमें से कौन सा मेथड लगाना है, ऑब्जर्व करना है, इंटरव्यू लेना है, एक्सपेरिमेंट करना है, या अपने केस स्टडी बनानी है, मतलब कैसे कैसे डेटा कलेक्ट करना है, कौन से टूल यूज करने हैं आगे उसको एनालाइज करने के लिए, और फाइनली प्रोसीजर क्या होगा, किस तरीके से डेटा कलेक्ट करना है, खुद जाना है क्या, लोगों को भेजना है क्या, गूगल फॉर्म बनाना है क्या, या फिर लाइक मतलब और किसी तरीके से चैट जीटीपी से लेना है क्या, मतलब कैसे कैसे कलेक्ट करना है, किन से कलेक्ट करना है, किन मेथड के थ्रू कलेक्ट करना है, और कौन कौन से टूल यूज होंगे,
इन 4 चीजों का हमें ध्यान देना होता है अंडर दी कलेक्शन ऑफ डेटा वाले पॉइंट में, है ना। उसके बाद तीसरे पे हम आते हैं, तीसरे स्टेप पे आते हैं, दैट इज नाउ ड्रॉइंग कंक्लूजन। हमने प्रॉब्लम डिसाइड कर ली, हाइपोथेसिस बना दी, टेंटेटिव आंसर अपने मन में ले आए, उसको चेक करने के लिए डेटा कलेक्ट कर लिया, ये सब बातों का ध्यान भी रख लिया। अब एनालाइज करेंगे, एनालाइज करके कंक्लूजन निकालेंगे। इसमें इतना ही, और कुछ नहीं। इसको रीड कर लेना। कुछ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर वगैरह, मतलब कुछ टेक्निक होती है जो आपको अभी नहीं पता है, ऑब्वियसली आगे जाके आप समझोगे। डेटा को एनालाइज करना भी बहुत बड़ा एक स्टेप होता है ना। बहुत सारे फॉर्मूला वगैरह वहां पर लगते हैं। तो हम डेटा को एनालाइज करेंगे, डेटा को एनालाइज करने के बाद कंक्लूजन निकालेंगे। कंक्लूजन अगर हमारी हाइपोथेसिस से मैच करता है जो हमने पहले बनाई थी, तो बढ़िया हो जाएगा, हमारी रिसर्च यहीं डन हो गई। अगर हमारा हाइपोथेसिस और कंक्लूजन मैच नहीं करता है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम फोर्थ स्टेप पे आते हैं, रिवाइजिंग रिसर्च कंक्लूजन। फिर हम अपने रिसर्च कंक्लूजन को रिवाइज करेंगे, पूरी रिसर्च हम दोबारा से करेंगे। इसको अगर आप रीड करेंगे आपको अपने आप समझ आ जाएगा। जैसे यहां किसी और एग्जांपल के थ्रू बताया गया है, बट बात वही है कि अगर हाइपोथेसिस या जो आपकी थ्योरी थी मतलब वो कंफर्म हो गई है, तो अच्छी बात है, आपकी रिसर्च डन है। इफ नॉट, देन क्या होगा, वी विल रिवाइज और स्टेट अ न्यू हाइपोथेसिस। एक नई हाइपोथेसिस हम दोबारा से बनाएंगे और फिर दोबारा उसको टेस्ट करेंगे, फिर दोबारा डेटा कलेक्ट करेंगे, फिर दोबारा एनालाइज करेंगे, कंक्लूजन बनाएंगे और फिर दोबारा वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी हाइपोथेसिस सही थी या नहीं। तो ये फोर्थ पॉइंट रिसर्च प्रोसेस को एवर गोइंग प्रोसेस हमारी बना देता है। तो इन शॉर्ट हमें क्या समझ आ रहा है कि पहले हमने डिसाइड करनी है प्रॉब्लम। डिसाइडिंग द प्रॉब्लम मतलब आपकी बुक में लिखा है कॉन्सेप्चुलाइजिंग द प्रॉब्लम, पहला स्टेप। इसके ब्रैकेट में आ गया हाइपोथेसिस भी यही बना ली। दूसरे स्टेप पे आए, हमने किया कलेक्ट अपने डेटा को। कलेक्ट करने के बाद दूसरे स्टेप के बाद हमने क्या किया, हमने किया ड्रॉइंग कंक्लूजन। ये इसका उल्टा, सीडी का उल्टा डीसी। हमने किया कंक्लूजन को ड्रॉ। कंक्लूजन ड्रॉ करने के बाद हमने यहां पर क्या किया, वेरीफाई किया, चेक किया क्या हाइपोथेसिस से मैच कर रहा है। अगर हाइपोथेसिस और हमारा कंक्लूजन मैच कर जाता है, बढ़िया, रिसर्च पेपर डन। अगर नहीं होता है तो हम क्या करेंगे, हम दोबारा से हाइपोथेसिस बनाएंगे। हम चले जाएंगे अपने फोर्थ पॉइंट में, दैट इज द रिवाइजिंग कंक्लूजन पार्ट। और इसकी वजह से हमें दोबारा से अपने प्रॉब्लम को डिसाइड करना पड़ेगा, हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी, दोबारा डेटा कलेक्ट करेंगे, दोबारा कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे और दोबारा फिर उसको चेक करेंगे। अगर अभी भी गलत है तो ये एवर गोइंग प्रोसेस हमारी बन जाएगी जब तक हाइपोथेसिस सही नहीं निकल जाती। ऐसे रिसर्चेस को किया जाता है। आई होप, आई बिलीव यहां तक सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब अगला टॉपिक जो तुम्हारे सामने आ रहा है, दैट इज अल्टरनेटिव पैराडाइम्स ऑफ रिसर्च। एंड इस टॉपिक में हम बात करते हैं पैराडाइम मतलब तरीके, कि रिसर्च के कितने तरीके हैं। ये जो पहले 2 पॉइंट आपको दिख रहे हैं, ये है साइंटिफिक मेथड्स के बारे में कही गई बातें। और हमारी फील्ड में सिर्फ साइंटिफिक मेथड नहीं है। क्यों, मैं आपको अभी बताऊंगा। हमारी फील्ड में हम सब्जेक्टिव रिसर्चेस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। साइकोलॉजी फील्ड सिर्फ साइंस की तरह काम नहीं करती। हम बिल्कुल साइंस है, साइकोलॉजी साइंस है, पर साइकोलॉजी सिर्फ साइंस भी नहीं है, क्योंकि साइंस बात करती है ऑब्जेक्टिविटी पे। साइंस बात करती है जो चीजें ऑब्जर्व हो सकती हैं, मेजर हो सकती हैं, कंट्रोल की जा सकती हैं, उस पर बात करो। पर अब मुझे बताओ, क्या तुम साइंटिफिक मेथड्स के थ्रू, क्या तुम मतलब ऐसे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के थ्रू ये समझ सकते हो कि जिस बच्चे ने अपने माँ बाप को खो दिया अर्थक्वेक में, सुनामी में, उसको कितना दुख होता होगा? क्या आप इस सिचुएशन को अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में क्रिएट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम मदर चाइल्ड रिलेशनशिप को एक ऑब्जेक्टिव तरीके से पढ़ सकते हैं? नहीं। राइट। तो बेसिकली साइंटिफिक मेथड्स है हमारी फील्ड में। हम भी काफी सारे रिसर्चेस को साइंटिफिक मेथड के थ्रू करने की कोशिश करते हैं, पर हमारी फील्ड में सिर्फ साइंटिफिक मेथड नहीं है। एक नया मेथड भी अब इमर्ज हुआ है जिसको कहा जाता है इंटरप्रेटिव मेथड। और ये इंटरप्रेटिव मेथड क्या करता है, ये एम्फसाइज करता है अंडरस्टैंडिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ हाउ ह्यूमन बीइंग्स गिव मीनिंग टू देयर इवेंट्स एंड एक्शन एंड हाउ दे इंटरप्रेट देम एज दे अकर इन देयर पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट। ये मेथड बेसिकली इंपॉर्टेंस देता है पर्सनल फीलिंग्स पर, जो कि साइंटिफिक मेथड नहीं देता है। तो आप इसको कैसे लिखेंगे कि हमारी फील्ड में 2 मेथड्स हैं, साइंटिफिक मेथड, सब्जेक्टिव मेथड। साइंटिफिक मेथड को वही लिख दो, साइंटिफिक या एक्सपेरिमेंटल मेथड्स, और दूसरा वाला लिखना इंटरप्रेटिव मेथड। इंटरप्रेटिव जो व्यू है वो क्या बोलता है, इंटरप्रेटिव व्यू ऑफ साइकोलॉजी सेज कि हमारी रिसर्चेस को सब्जेक्टिव भी होना चाहिए। हर चीज को हम ऑब्जेक्टिवली स्टडी नहीं कर सकते। एक माँ और बेटे का रिश्ता ऑब्जेक्टिवली नहीं पढ़ा जा सकता, वो सब्जेक्टिवली आपको जाना पड़ेगा, उसके पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में उसको समझने की कोशिश करनी पड़ेगी। दैट इज द पर्सनल रियलिटी।
ऑफ अ पर्सन। हर किसी का एक वो रिलेशनशिप डायनेमिक अलग होता है, हर किसी अलग अलग रिश्ते को अलग अलग तरीके से समझना पड़ता है, हर किसी की अपनी खूबियां अपनी कमियां होती हैं। तो एवरीवन इंटरप्रेट्स रियलिटी इन हिज और हर ओन वे बेस्ड ऑन देयर पास्ट एक्सपीरियंस एंड कॉन्टेक्स्ट। इस बात को समझता है हमारा इंटरप्रेटिव मेथड। इसीलिए ये कहता है वी नीड टू अंडरस्टैंड द सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन ऑफ रियलिटी। साइकोलॉजी को लोगों की सब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन को भी समझना चाहिए और इसी मेथड को इंटरप्रेटिव मेथड कहा जाता है। मेन डिफरेंस क्या है? साइंटिफिक मेथड ऑब्जेक्टिव है, इंटरप्रेटिव मेथड सब्जेक्टिव है। साइंटिफिक मेथड बात करता है लाइक ऑब्जेक्टिवली चीजों को पढ़ने पर जो सबके लिए सेम रहे। हम यहां इंपॉर्टेंस देते हैं पर्सनल फीलिंग पे, साइंटिफिक मेथड नहीं देता इंपॉर्टेंस, उसके बारे में लिखा है। और हम अपने मतलब इंटरप्रेटिव मेथड में इंपॉर्टेंस देते हैं पर्सनल फीलिंग को। और आप यहाँ पे ये लाइन लिख देंगे कि हम ये बात समझते हैं कि लोग अपनी रियलिटी को सब्जेक्टिवली इंटरप्रेट करते हैं और साइकोलॉजी को उसको भी समझना चाहिए। तो इस टॉपिक में बस इतना ही है कि साइकोलॉजी में सिर्फ एक्सपेरिमेंटल मेथड साइंटिफिक मेथड नहीं है, साइकोलॉजी में कुछ नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड, कुछ सब्जेक्टिव मेथड्स भी हैं। तो हमारी फील्ड में ये दो पैराडाइम है, दो अल्टरनेट व्यूज हैं। कभी हम वो व्यू यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड, अकॉर्डिंग टू आवर रिसर्च पेपर, और कभी हमें ये वाला व्यू भी नीडेड होता है, कभी हमें ये इस तरीके से भी रिसर्चेस को करना पड़ता है, राइट। तो वी हैव बोथ साइंटिफिक मेथड्स and subjective methods also to study human behavior or experiences. Now the next topic is nature of psychological data, जो समझना बहुत जरूरी है बिकॉज इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, मेथड्स ऑफ साइकोलॉजिकल इंक्वायरी, कि किन मेथड्स के थ्रू डेटा को कलेक्ट किया जाता है। पर उस पे जाने से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि डेटा होता क्या है। तो डेटा क्या होता है? डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, ये इंपॉर्टेंट मतलब डेफिनेशन है, ये आता है, सवाल आता है। डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, जानकारी। अब वो जानकारी हमारी फील्ड में, वो इंफॉर्मेशन, वो डेटा किससे रिलेट करेगा? ऑब्वियसली जो हमारे टॉपिक होते हैं स्टडी के, हमारे बिहेवियर्स, हमारी मेंटल प्रोसेसेस, एक्सपीरियंसेस, उससे रिलेट करेगा। तो साइकोलॉजी फील्ड में डेटा ओवरऑल क्या होता है? डेटा मतलब इंफॉर्मेशन। और साइकोलॉजी फील्ड में साइकोलॉजिकल डेटा मतलब इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स, यू विल से बिहेवियर, उनकी मेंटल प्रोसेस, उनके एक्सपीरियंसेस के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, वो इंफॉर्मेशन हमारे लिए डेटा होता है। ये डेटा के बारे में कुछ फीचर्स लिखे हैं, उसको पढ़ते हैं। पहला फीचर डेटा के बारे में जो आपको बता रहा है, तीन मेन फीचर है। पहला फीचर, डेटा इंडिपेंडेंट नहीं होता है अपने फिजिकल और सोशल कॉन्टेक्स्ट से। इसको आप आसान भाषा में कैसे लिख देना, डेटा इज कॉन्टेक्सचुअल, कि डेटा कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस लाइन का क्या मतलब है कि डेटा इंडिपेंडेंट नहीं है अपने फिजिकल या सोशल कॉन्टेक्स्ट से, राइट। मतलब कि आपने अगर अपनी स्टडी करी है 20 से 22 साल के मेल लोगों पर, इंडियन, तो इंडिया में रहने वाले 20 से 22 साल के लोग जैसे होते हैं, जरूरी नहीं है कि वैसे ही आपको अमेरिका में रहने वाले भी 20 से 22 साल के मेल दिखे, राइट। हमारा बिहेवियर उनसे अलग हो सकता है क्योंकि इंडियन जो लोग हैं उनका जो कॉन्टेक्स्ट है, जो सोशल कॉन्टेक्स्ट, जो फिजिकल कॉन्टेक्स्ट है, वो अलग है अमेरिका वाले लोगों से। तो ये बात यहां पर कही जा रही है कि जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिलती है ना साइकोलॉजी फील्ड में, हमें उसके कॉन्टेक्स्ट को भी ध्यान में रखना चाहिए। तो डेटा हमारा कॉन्टेक्चुअल होता है, फिजिकल या सोशल कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेट करता है। दूसरा पॉइंट, किस तरीके से डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है और किससे कलेक्ट किया जा रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है हमें कैसा डेटा मिलेगा। क्या बोला मैंने कि मेरे डाटा की क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है कि मैं उसे कैसे कलेक्ट कर रहा हूं और किन लोगों से कलेक्ट कर रहा हूं। लोगों के कैरेक्टरिस्टिक्स मेरे डेटा को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, डेटा कलेक्ट करने का मेथड मेरे डेटा को इन्फ्लुएंस कर सकता है। मैंने डेटा खुद कलेक्ट किया है या आगे बांट दिया काम को, वो लोग ध्यान से करेंगे क्या, पता नहीं। कैसे लोगों से डेटा लिया, क्या उसने सच बताया होगा, क्या उसने झूठ तो नहीं बोल दिया होगा। लोगों के रिस्पॉन्सेस पर हमारी पूरी रिसर्च टिकी है। तो लोग कैसे आपने चुने हैं, उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, लोगों की क्या मतलब फीचर्स हैं, है ना, कैसे लोग हैं। मेथड्स, कैसे आपने डेटा को कलेक्ट किया है, इन दोनों पे डिपेंड करता है आपको डेटा कैसा मिलेगा। तीसरा पॉइंट पे आते हैं, लास्ट इसके फीचर पे आते हैं, दैट विल बी कि डेटा अपने आप में एज इट इज सच्चाई नहीं बताता। डेटा अधूरी चीज है। डेटा क्या है? डेटा तो खाली इंफॉर्मेशन है ना। जब तक रिसर्चर उसको इंटरप्रेट नहीं कर लेता, जब तक रिसर्चर उस डेटा को एनालाइज करके अपने आइडियाज नहीं बताता उसके बारे में, तब तक डेटा की इतनी कोई खास अहमियत, मतलब डेटा अपने आप में कंप्लीट चीज नहीं है ना।
तो हम क्या बोल रहे हैं, डेटा डज नॉट, मतलब इट डज नॉट इटसेल्फ स्पीक अबाउट द रियलिटी, इन्फ्रेंसेस हैव टू बी मेड फ्रॉम द डेटा। हमें खुद से अपनी ऑब्जर्वेशन के बेस पे समझना पड़ता है, इन्फर करना पड़ता है, मतलब उसे समझना पड़ता है हमें अपने हिसाब से कि क्या मतलब है डेटा का। ए रिसर्चर अटैचेस द मीनिंग टू द डेटा बाय प्लेसिंग इट इन द प्रॉपर कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो मुझे ये पता चल गया कि 100 बच्चों में से फॉर एग्जाम्पल 70 बच्चे हैं जो अग्रेसिव गाना, अग्रेसिव मीडिया सुनते हैं, और लगभग लेट से 60 बच्चों में मुझे अग्रेशन की टेंडेंसीज भी हाई दिखी। ये अपने आप में कोई लिंक दिखा रहा है क्या? मतलब इस इंफॉर्मेशन से इधर मेरे पास इतने सारे रिसर्च पेपर पड़े हैं, मतलब इतने सारे क्वेश्चन पड़े हैं जिसमें बच्चों ने आंसर किया हुआ है कि मैं मीडिया देखता हूं, नहीं देखता हूं। इधर मेरे पास उनका अग्रेसिव स्केल पड़ा हुआ है। जब तक मैं उसको एनालाइज नहीं करूंगा, जब तक मैं उसको कंबाइन नहीं करूंगा, जब तक मैं उसको टूल्स के थ्रू इवेल्युएट नहीं करूंगा, मुझे मतलब समझ नहीं आएगा उसका। तो डेटा अपने आप में सच्चाई नहीं बताते, डेटा को फर्दर इवेल्युएट करना पड़ता है, इंटरप्रेट करना पड़ता है, समझना पड़ता है, तब जाके वो असली अपने मीनिंग को डिफाइन कर पाते हैं। तो ये 3 मेन फीचर थे डेटा के बारे में। अब हम समझेंगे टाइप्स ऑफ डेटा, की साइकोलॉजी में कितने तरीके के डेटा को कलेक्ट किया जाता है, किस किस टाइप की इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है। तो ब्रॉडली यहां पर हमने 4 कैटेगरी बनाई है। डेमोग्राफिक मतलब पर्सनल, आप बोल सकते हो पर्सनल इंफॉर्मेशन। फिजिकल मतलब आप समझ सकते हो एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन। फिजियोलॉजिकल मतलब उनकी बॉडी रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, आपको समझाऊंगा अभी। साइकोलॉजिकल मतलब उनकी मेंटल प्रोसेस रिलेटेड आप समझ सकते हो। तो डेमोग्राफिक मैंने क्या बोला, पर्सनल मतलब क्या नाम है उसका, एज क्या है, जेंडर क्या है ना, सिबलिंग का क्या ऑर्डर है, आप किस ऑर्डर में पैदा हुए हैं, पहले सबसे बड़े बच्चा है घर का, छोटा बच्चा है, मिडिल चाइल्ड है, वो सब हम समझते हैं, राइट। फैमिली डायनामिक्स क्या है, फैमिली में कितने लोग हैं, ये सब क्या हो गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन। डेमोग्राफिक पर्सनल इंफॉर्मेशन, राइट। फिजिकल इंफॉर्मेशन मतलब इकोलॉजिकल कंडीशन या एनवायरमेंटल कंडीशन आप लिख सकते हैं, जैसे कि कैसे एरिया में रहते हो आप, क्या आप हिली एरिया में रहते हो या प्लेन्स में रहते हो, शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, क्या फैसिलिटीज आपके आसपास अवेलेबल है ना। तो उसको हम बोलते हैं फिजिकल इंफॉर्मेशन। फैसिलिटीज, सुविधाएं कैसी हैं, किस तरीके के कॉन्टेक्स्ट में, किस तरीके के एरिया में आप रहते हो, ये सब कुछ फिजिकल एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन आप इसको लिख सकते हैं, और इनमें से कोई भी एग्जांपल लिख देना। फिर फिजियोलॉजिकल मतलब कि आपका बॉडी रिलेटेड, जैसे कि स्लीप आपका पैटर्न अगर आपसे डॉक्टर पूछ रहा है तो उसका मतलब आपको फिजियोलॉजिकल डेटा की बात कर रहा है। आपका ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, है ना, आपका हाइट क्या है, वजन कितना है, जो भी इंफॉर्मेशन मतलब आपकी बॉडी से रिलेटेड है, इंटरनल बॉडीली प्रोसेसेस से रिलेटेड है, हाइट, वेट, हार्ट रेट, कितना लेवल ऑफ फटीग, थकावट आपकी बॉडी में अभी कितनी है, सब कुछ चेक होता है ना। ड्यूरेशन ऑफ आपकी स्लीप पैटर्न कैसे है, ब्लड प्रेशर कितना है, रेस्पिरेशन लेवल आपका नॉर्मल है या नहीं, ये सारी तरीके के डेटा को बोलते हैं फिजियोलॉजिकल बॉडीली डेटा। देन साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल क्या होगा, जो आपके मेंटल प्रोसेस से रिलेट कर रहा है, जैसे मैंने आपको बताया। मतलब फॉर एग्जांपल हम आपका आईक्यू चेक कर सकते हैं, पर्सनैलिटी के बारे में आपसे सवाल पूछ सकते हैं, आपके इंटरेस्ट, आपकी क्रिएटिविटी लेवल, आपके इमोशंस, आपका मोटिवेशन, आपके बिहेव करने के तरीके, आपके एक्सपीरियंसेस, ये सब किस में आ जाएंगे, साइकोलॉजिकल डेटा के अंदर, इंफॉर्मेशन के अंदर फॉल करेगा। सो इन शॉर्ट, डेटा मतलब इंफॉर्मेशन, ये उसके फीचर्स हैं, और ये 4 तरीके की डेटा हम कलेक्ट करते हैं। अब हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर मूव करने वाले हैं, जो कि है इंपॉर्टेंट मेथड्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। हम समझेंगे ऑब्जर्वेशन मेथड को, हम समझेंगे एक्सपेरिमेंटेशन मेथड को, हम समझेंगे कोरिलेशन को, सर्वे को, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को, और केस स्टडी को। पहले सबसे इजी वन से स्टार्ट कर रहे हैं, ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होता है आपको पता है, ऑब्जर्वेशन मतलब बिहेवियर को नोटिस करना। पर क्या साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन ये होती है? नहीं, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डे टू डे ऑब्जर्वेशन से अलग है। कैसे अलग है? 3 एस्पेक्ट्स में अलग है। कैसे? देखो, यही हमारा टॉपिक भी है। ऑब्जर्वेशन मेथड में आप यही लिखोगे कि एवरीडे ऑब्जर्वेशन से साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन डिफरेंट है। और साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन क्या होती है? साइंटिफिक ऑब्जर्वेशन इंक्लूड्स 3 थिंग्स: सिलेक्शन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस ऑफ द डेटा। सिलेक्शन, रिकॉर्डिंग, एनालिसिस का क्या मतलब है, आपने उसको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, समझो। सिलेक्शन मतलब एक साइकोलॉजिकल इंक्वायरी में आप हर बिहेवियर ऑब्जर्व नहीं करते हो। मान लो मैंने ऑब्जर्व करना है कि मैं विराट कोहली के परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि विराट कोहली पाकिस्तान के खिलाफ कैसे खेलता है। अब विराट कोहली खेलते खेलते अपना सर खुजला रहा है, विराट कोहली पीठ को ऐसे ऐसे कर रहा है, विराट कोहली अनुष्का शर्मा को किस फ्लाइंग किस कर रहा है, ये सब थोड़ी ऑब्जर्व करेंगे। इन बिहेवियर्स को मैंने इग्नोर करना है। मेन बिहेवियर जो मेरे स्टडी के हैं, जो मैंने सेलेक्ट किए हैं, मैंने सिर्फ उस इंफॉर्मेशन, मेन इंफॉर्मेशन को ऑब्जर्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, ये तो एक फनी एग्जाम्पल था,
रियल एग्जांपल लेते हैं, आप अपने क्लाइंट के सामने बैठे हैं, एक साइकोलॉजिस्ट क्लाइंट के सामने बैठा है। अब वो क्लाइंट तो बहुत कुछ बोलता है, आपने उसकी कई सारी इररेलेवेंट चीजों को इग्नोर करके मेन चीजों पे फोकस करना होता है, उनको ऑब्जर्व करना होता है। दैट इज कॉल्ड सिलेक्शन, राइट? कि साइकोलॉजिस्ट सब बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वी ऑब्जर्व द पर्टिकुलर, वी सेलेक्ट अ पर्टिकुलर बिहेवियर फॉर ऑब्जर्वेशन, यही है सिलेक्शन। फिर रिकॉर्डिंग क्या है? रिकॉर्डिंग का लिटरल मतलब रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्ड करते हो आप, राइट? रिकॉर्डिंग मतलब कि हम नोट्स बना सकते हैं जब वो क्लाइंट हमें कुछ बता रहा है, हम उसकी फोटोग्राफ्स ले सकते हैं जब वो कुछ इंपॉर्टेंट चीज हमें बताता है, हम वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं जब उसने कोई मेन बात बताई। जैसे मैं मदर चाइल्ड रिलेशनशिप स्टडी कर रहा हूं, अब मदर चाइल्ड रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए मैं भूल जाऊंगा ना बाद में, एक सेशन के बाद, अब मेरा अगला सेशन एक हफ्ते बाद है, मैं तो भूल जाऊंगा उसने मुझे क्या बोला, तो मैं वहां पर नोट्स बनाऊंगा, मैं कुछ भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकता हूं। क्यों कर रहे हैं हम ये? अगले पॉइंट के लिए। अगला पॉइंट हमारा है एनालाइज करना। आप एनालाइज कर ही नहीं पाएंगे जब तक आपके पास कोई चीज रिटर्न में नहीं होगी, जब तक आपके पास रिकॉर्डेड फॉर्म में वो ऑब्जर्वेशन आपकी नहीं होगी। तो ये तीनों इंटरकनेक्टेड है। पहले हम सिलेक्ट करते हैं क्या ऑब्जर्व करना है, फिर हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, चाहे नोट्स बना के, फोटोग्राफ, वीडियोग्राफ, जैसे भी आप उसको रिकॉर्ड करते हैं, और फिर आप उस रिकॉर्डिंग्स के थ्रू जो आपने लिखा होता है उसके साथ दोबारा बैठकर उसको एनालाइज करते हैं ताकि कोई मीनिंग उसमें से निकाल पाए। और तो और ये भी समझना जरूरी है कि ये एक दिन में सीखने वाली चीज नहीं है, ये एक स्किल है। अच्छी ऑब्जर्वेशन करना, अच्छे मीनिंग निकालना अपने डेटा से एक स्किल है जिसको सीखने में बहुत समय हमें लग जाता है। अगला टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने तरीके की ऑब्जर्वेशन की जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक टॉपिक है ये भी। ऑब्जर्वेशन के दो हमने टाइपोलॉजी बनाई है, ठीक है? इधर देखो, ये देखो, नेचुरलिस्टिक और कंट्रोल्ड एक कैटेगरी, फिर पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट दूसरी कैटेगरी। तो पहले हम ये कैटेगरी समझते हैं, फिर ये कैटेगरी समझते हैं। नेचुरलिस्टिक और कंट्रोल्ड का क्या मतलब है? बहुत इजी है। नेचुरलिस्टिक मतलब अगर मैं किसी के बिहेवियर को उसके नेचुरल एनवायरनमेंट में ही स्टडी कर रहा हूं, उसके नेचुरल फ्लो में स्टडी कर रहा हूं, नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। फील्ड में जाके मतलब समझना, बिहेवियर को एज इट इज समझना। कंट्रोल्ड मतलब मैं अपने वेरिएबल्स को, जिनको मैंने स्टडी करना है, मतलब मैं उनको उठाकर अपने एनवायरनमेंट में ले आया, अपने लैब में ले आया, यहां मैं इनको ऑब्जर्व कर रहा हूं, दिस विल बी कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन, एज सिंपल एज दैट। एक एग्जांपल सुन लो, मैंने 11th क्लास के साइकोलॉजी स्टूडेंट्स का बिहेवियर ऑब्जर्व करना है। नेचुरलिस्टिक विल बी कि मैं रैंडमली तुम्हारे स्कूल में आ जाऊं और रैंडमली तुम्हारे क्लासरूम में खड़े होके अब मैं तुम्हें ऑब्जर्व करने की कोशिश कर रहा हूं थ्रू आउट सम सेवरल डेज, फॉर सेवरल डेज। ये हो गया नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। कंट्रोल्ड विल बी मैंने तुम्हें बुलाया अपनी लैब में और मैं यहां अपने कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में मैं तुम्हें स्टडी कर रहा हूं, इसमें मैं हेर फेर कर पाऊंगा, कभी तुम्हें परेशानियां दूंगा कुछ, कभी तुम्हें कुछ और चीजों से इंट्रोड्यूस करवाऊंगा और फिर ऑब्जर्व करूंगा। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन हम अपने हिसाब से करते हैं। नेचुरलिस्टिक मतलब फील्ड में जाके उनके नेचुरल फ्लो में ऑब्जर्व करना बिहेवियर को। दूसरी कैटेगरी पार्टिसिपेंट नॉन पार्टिसिपेंट। नॉन पार्टिसिपेंट मतलब बहुत ईजी है, मैं दूर बैठा तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं, तुम्हारी एक्टिविटी का पार्ट नहीं बना हूं, नॉन पार्टिसिपेंट। पार्टिसिपेंट मतलब मैं तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा हूं, जो भी तुम काम कर रहे हो तुम्हारे काम का पार्ट बन के, हिस्सा बन के। इजी एग्जांपल देता हूं, आजकल तुम सबके स्कूल में कैमरास लगे होंगे, अगर तुम्हारे प्रिंसिपल सर मैडम जो भी है वो अपने ही रूम में बैठे कैमरा के थ्रू तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं, ये क्या होगा सोचो? ये होगा नॉन पार्टिसिपेंट। और अगर वो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहे हैं तुम्हारी क्लास में ही बैठ के, कभी कभी होता है ना प्रिंसिपल राउंड पे आते हैं और वो रैंडमली पीछे आके सीट पे बैठ जाएं और तुम ध्यान ना दो और तुम अपनी बातें बातें कर रहे हो और वो पीछे बोले हाँ बेटा क्या हो रहा है, दिस इज पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन। वो तुम्हें ऑब्जर्व करने के लिए तुम्हारी क्लास में आ गए, क्लास में बैठ के तुम ऑब्जर्व कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट, नॉन पार्टिसिपेंट दूर बैठे ऑब्जर्व कर रहे हैं। अब उसके बाद ये बेसिक चीज है कि हर मेथड के कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीजें, कुछ ना कुछ नेगेटिव बातें उनके बारे में होंगी, तो सिमिलरली यहां भी हमें बताई गई है। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ खामियां हैं, नॉन पार्टिसिपेंट की अपनी कुछ खामियां कुछ अच्छाइयां हैं, नेचुरलिस्टिक के अपने फायदे हैं, कंट्रोल्ड के अपने फायदे हैं। तो जैसे नेचुरलिस्टिक मतलब यहाँ पे आप रीड कर लेना, मैं आपको एक बेसिक आइडिया बता रहा हूं। नेचुरलिस्टिक का मतलब आपके खर्चा कम होगा, आपका समय कम लगेगा, आप सीधा जाके उनको ऑब्जर्व कर लेंगे। कंट्रोल्ड में आप बेटर तरीके से स्टडी अपनी कंडक्ट कर पाएंगे क्योंकि आपका माहौल में वो हो रहा है। पर कंट्रोल्ड वाली स्टडी को क्या आप रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, ये उसकी एक कंडीशन आ गई है ना। कंट्रोल्ड में खर्चा ज्यादा हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग ज्यादा हो जाएगा। सिमिलरली नॉन पार्टिसिपेंट, पार्टिसिपेंट के भी अपने फायदे नुकसान है। नॉन पार्टिसिपेंट का सबसे बड़ा फायदा ये बायस यहां पे कम लाता है। क्यों बोल रहा हूं मैं, ध्यान सुनो। पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब प्रिंसिपल राउंड पे होते हैं तो ज्यादातर स्कूल टीचर्स, जो स्कूल टीचर अभी ऐसे पढ़ा रही हैं कि ओए खड़े हो जाओ, क्या कर रहे हो तुम, ऐसे बात करते हो तुम,
स्कूल टीचर गुस्से से पढ़ा रही हैं और जैसे ही वो देखती है प्रिंसिपल, हाँ बेटा खड़े हो जाओ, ऐसे नहीं करना चाहिए आपको, तो ये जो टीचर के बिहेवियर में फर्क आया प्रिंसिपल सर के अराउंड होने की वजह से, ये पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन में दिक्कत आ गई ना। मतलब अगर बंदे को पता होता है कि मुझे कोई ऑब्जर्व कर रहा है, तो वो अपना रियल बिहेवियर दिखाएगा क्या? नहीं ना। ये पार्टिसिपेंट का दिक्कत हो गई। नॉन पार्टिसिपेंट में ये दिक्कत नहीं होती है, आप दूर से ही ऑब्जर्व कर लेते हो। तो ऐसे ही हर बेसिकली टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन के अपने नुकसान और फायदे हैं। कुछ मैंने यहां पर मेंशन किए हैं, बाकी आप अपने आप भी सोच के लिख सकते हैं। दैट इज ऑल फॉर द ऑब्जर्वेशनल मेथड, और ये हमारा पहला मेथड था। तो आज के लिए हम यहां पर रुकते हैं। बाकी के जो हमारे मेथड्स हैं, जैसे कि एक्सपेरिमेंटेशन मेथड, एक्सपेरिमेंटल मेथड बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, केस स्टडी, हमारे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ये सब कुछ हम समझेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए यहां पर हम रुकते हैं। डू रिवाइज इट, जो चीजें नहीं समझ आई बैक करके वीडियो को दोबारा सुनो। ये नोट्स को आप परचेज कर सकते हैं, बहुत बढ़िया हमारे नोट्स हैं, बाकी एनसीईआरटी को सब्स्टिट्यूट करने की पावर रखते हैं। अगर आपकी कोई सजेशन है, कोई भी आपका कमेंट है, आप मुझे बता सकते हैं। आई विल श्योरली रीड देम। कमेंट सेक्शन में आप अपने कमेंट्स को लिख सकते हैं। एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इसका पार्ट 2 जल्दी ही आ रहा है ना। तो दैट इज ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।